सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय कच्चा चिट्ठा, जिसके लेखक हैं बृजमोहन व्यास, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों पाठ का सार, इस पाठ में क्या बताया गया है। व्यास जी, बृजमोहन व्यास, इनकी सबसे बड़ी देन है इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय। इनकी सबसे बड़ी देन है विशाल इलाहाबाद में जो संग्रहालय है वो पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की धरोहर सामग्री का संकलन बगैर किसी व्यय के कर पाना विजय बृजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। यानी किस प्रकार उन्होंने मेहनत की और किस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि से ये काम संपन्न किया, इतना बड़ा संग्रहालय बना दिया, ये सब कच्चा चिट्ठा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा वैसे इनकी आत्मकथा है और इसके कुछ अंश जो हैं वो लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। सन 1936 के लगभग मैं कौशाम्बी गया हुआ था। वहां से मैं पसोवा गया। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहां प्राचीन काल से ही प्रतिवर्ष में एक बड़ा मेला लगता है। जैनों का एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आते हैं। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। ऐसा माना जाता है कि इसी के निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नख खंड रखे गए थे। अब यहाँ स्तूप और व्यायामशाला तो नहीं है, किंतु पहाड़ी अवश्य है। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे हाथ का मतलब है खाली हाथ। परंतु यहाँ कोई महत्व की चीज नहीं मिली। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कौशाम्बी गया। कौशाम्बी में क्या था, पसोवा चले गए। पसोवा क्या माना जाता है बच्चों, जैनों का बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। वहाँ पर बड़ा मेला भी लगता है, जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो वहाँ पर ये सोचो, वहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप भी बनाया था, लेकिन अब वहाँ पर क्या रह गया, खाली एक पहाड़ी बची है और कुछ भी नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि मैं वहाँ से जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से खाली हाथ तो लौटता ही नहीं हूँ, इसलिए। परंतु यहाँ कोई महत्व की चीज नहीं मिली। गांव के भीतर कुछ मृण मूर्तियां, सिक्के, मणके मिल गए। अब लेखक वहां से वापिस चल पड़े, लेकिन रास्ते में एक पेड़ के नीचे चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी तो लेखक के मन में लालच आ गया। जैसे कोई चंद्रायन व्रत करने वाली बिल्ली के सामने चूहा जाए तो अपना कर्तव्य का पालन तो वो करेगी ही, यानी कि वह उस चूहे को खा जाएगी। अवश्य ही ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ। लेखक ने उस मूर्ति को अपने इक्के पर रखा। इक्के का मतलब है बच्चों तांगे पर। तांगे पर गए थे ना वो, तो इक्के पर रख लिया और लाकर नगरपालिका के संग्रहालय में अन्य मूर्तियों के साथ उसे रख दिया। यानी कि जब कौशाम्बी गए तो वहां पर इन्हें कुछ नहीं मिला। अब ये तो लालची थे कि भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, तो इन्हें कुछ मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की पुरानी प्राचीन मूर्तियां मिली, सिक्के मिले। अब ये वापिस लौट रहे थे तो लौटते लौटते इन्हें क्या मिली, एक चतुर्मुख शिव की प्राचीन मूर्ति मिल गई। उस मूर्ति को इन्होंने, उसका उदाहरण देखो बच्चों, इन्होंने कैसे हमें समझाया है कि जैसे कोई बिल्ली है, चंद्रयान यानी चंद्रायन का व्रत, यानी कहते हैं पूर्णिमा का व्रत, कि उसने पूर्णिमा का व्रत कर रखा है इसलिए वो चूहा नहीं खाएगी। लेकिन जब उसके सामने चूहा आ गया तो वो अपने कर्तव्य यानी फिर उसको खाए बिना वो कैसे रह सकती है। तो ऐसी ही हालत लेखक की हो गई कि लेखक को वो शिव की मूर्ति दिख गई, तो अब लेखक उसको उठाए ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो लेखक ने क्या किया, उसको बच्चों चुपचाप उठा लिया और लाकर अपने संग्रहालय में रख दिया। थोड़े दिनों बाद अब गांव वालों को पता लगा कि मूर्ति गायब हो गई है, तो उनका सीधा शक मुझ पर ही गया, क्योंकि अपना सिक्का खोटा तो दूसरे का क्यों दोष। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, वहां के गांव के लोगों को पता था कि मूर्ति नहीं मिल रही है, इसका मतलब व्यास जी ने ही उसको उठाया है। क्यों? क्योंकि वो लाते रहते थे तो सब लोग उनके बारे में जानते थे। तो वो कह रहे हैं भी खुद का सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या दोष। जब भी कौशाम्बी में कोई मूर्ति नहीं मिलती थी तो सीधा शक मुझ पर ही जाता था। चपरासी ने आकर कहा कि गांव वाले आए हैं, तो मैं समझ गया। मैंने सभी को अपने कमरे में बुलाया। जब गांव वालों ने मेरे सामने मूर्ति के लिए प्रार्थना की तो मैं उनकी आस्था देखकर रुक गया और उन्हें जलपान कराकर मूर्ति वापस दे दी।
लेखक कहते हैं कि मैं देना तो नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ देखा भी लोग, उन्होंने तो अनशन कर लिया। बच्चों, उन लोगों ने क्या किया, उन मूर्ति के लिए अनशन कर लिया और गांव वाले उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप जो है हमारी मूर्ति वापस दे दो। तो लेखक कहते हैं कि लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो मूर्ति उनको वापस दे दी। दूसरे वर्ष में फिर कौशाम्बी गया, देखा खेत की मेड़ पर से जा रहा था तो मैंने वहां बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति देखी। मथुरा के लाल पत्थर से बनी हुई थी, जिसके केवल सिर नहीं था, यानी कि सिर नहीं था, बाकी पूरा धड़ था। मूर्ति को उठाने के लिए जब मैं 2-4 आदमियों को लेकर आया तो वहां एक बुढ़िया ने मुझे रोक लिया और मूर्ति लेने से मना कर दिया, किंतु मैंने रुपयों का लालच देकर वह मूर्ति ले ली और वह मूर्ति आज प्रयाग संग्रहालय में रखी हुई है। तो बच्चों, लेखक इसमें बता रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने मूर्तियों का, सिक्कों का, अलग अलग चीज़ों का संग्रह किया है। तो वो बातें जो है लेखक हमसे इसमें बता रहे हैं। प्रयाग संग्रहालय जब नगर पालिका में था तब एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। मैंने भी उत्साहपूर्वक उसे संग्रहालय दिखाया, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान और अन्य जगहों से चीज़ों को खरीदता है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर कौवे और कोयल में भेद पता चलता है, वैसे ही जब उसने मुझसे कहा बहुत कीमती संग्रह, तो मुझे पता चल गया कि इन महाशय का इरादा क्या है। मतलब कि लेखक कहते हैं कि एक फ्रांसीसी आया तो मैंने सोचा भी ठीक है, ये तो कदरदान है, कोई अच्छा है, जानता है, वो संग्रहालय को देख रहा है। लेकिन जैसे कौवा और कोयल दोनों काले रंग के होते हैं, लेकिन उनका पता कब चलता है, बारिश आती है तो कोयल की कुकुआहट होती है, यानी कोयल कूकती है, उसकी सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, और कौवे की कर्कश ध्वनि होती है, तो बोलने से उनका पता लग जाता है भी कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है। तो वैसे ही जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये बहुत ही कीमती संग्रहालय है, तो मैं समझ गया भी यहाँ तो कुछ ना कुछ दाल में काढ़ा है। अब आगे देखो बच्चों, मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है, रुपयों में बतावे तो समझ आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे भी मैंने भी हंसकर जवाब दिया, ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं तो इसके डिगने का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब वो कहता है कि भी आपका ईमान डिग जाएगा अगर मैं रुपये बता दूंगा। तो वो कहते हैं ईमान तो मेरे पास है ही नहीं। क्यों लेखक अपने बारे में ऐसा कह रहा है बच्चों? क्यों? क्योंकि वो तो सबसे किसी से मांग कर, किसी से छुप कर मूर्तियों का, सिक्कों का संग्रह करते थे। तो लेखक हंसने लगे कि मेरे पास तो ईमान ही नहीं है। आखिर में जब उसने बोधिसत्व की मूर्ति के लिए 10,000 देने कहा तो मेरे मौन को देखकर समझ गया और बात खत्म हो गई। यानी मैं मौन रहा तो वो समझ गया कि मैं उसको मूर्ति देने वाला नहीं हूँ। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। पाठक भी ये सोच रहे हो कि मैंने वह 2 रुपये की मूर्ति 10,000 में क्यों नहीं बेची। यह मूर्ति संसार की सभी बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल में दूसरे वर्ष में स्थापित की गई थी, ऐसा उस पर लिखा हुआ है। कि मतलब लेखक बता रहे हैं भी पाठक कहीं ये सोचे भी मैंने 2 रुपये में जो मूर्ति खरीदी थी उसके 10,000 मिल रहे थे तो मेरे को तो बेच देनी चाहिए थी। लेकिन वो बता रहे हैं कि ये मैंने इसलिए नहीं बेची कि जितनी भी आज तक बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं उन सब में क्या है, ये सबसे पुरानी मूर्ति है। 1938 के लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे, मेरे परम मित्र थे। मजूमदार जी को यहाँ भद्रमथ का एक भारी शिलालेख मिला, वह उसे ले जाना चाहते थे, किंतु गांव के जमींदार गुलजार मियाँ को इस बात से ऐतराज था। गुलजार मियाँ ने कह दिया कि यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपये में बिक चुका है। व्यास जी से पूछे बिना यह हम आपको नहीं देंगे। मजूमदार जी ने यह बात जब दीक्षित साहब को बताई तो उन्हें इस बात से ऐतराज हुआ। उन्होंने मुझे सरकारी काम में हस्तक्षेप न करने का पत्र लिख दिया। इस बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया कि प्रयाग संग्रहालय ने इसे 25 रुपये में खरीदा है, आप लेना चाहते हैं तो 25 देकर ले लें, मैं गुलजार को लिख दूंगा। इस बात पर दीक्षित साहब भी विनम्र हो गए और 25 रुपये देकर उन्होंने गुलजार से भद्रमथ ले लिया। गरीब जमींदार को 25 रुपये मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखो वो तो मूर्ति थी, हालांकि उसने जमींदार ने तो झूठ बोला था भी हम तो व्यास जी को पूछे बिना देंगे ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि व्यास जी जो है वो मूर्तियों का संग्रह किया करते थे और ये बात गांव वाले अच्छे से जानते थे।
और वो व्यास जी का बहुत मान सम्मान भी करते थे। दूसरी बात, जमींदार का जो भाई था उसे नगर पालिका में उन्होंने नौकरी भी लगवा दी थी उनके भाई को, तो इसलिए वो उनकी बहुत ही उनकी बात मानते थे। तो उन्होंने कह दिया, उनका नाम ले दिया। और दीक्षित साहब इस बात से क्रोधित हो गए कि वे मेरे मित्र हैं और मुझे ही मना कर दिया। तो उन्होंने भी एक सरकारी पत्र लिख दिया, क्योंकि वो तो उनके अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने पत्र लिख दिया। तो इस बात पर लेखक को भी गुस्सा आया और उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने भी झूठ ही कह दिया कि मैंने तो 25 रुपये में खरीद रखी है, अगर आपको लेनी है तो 25 रुपये देकर ले जाओ। और उस गरीब आदमी के क्या बनवा दिए, पैसे। मैंने सोचा कि जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख है, अब देखो लेखक का मन नहीं टिका। उन्होंने लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा भी जहाँ भद्रमत का शिलालेख है वहाँ कुछ और मिलेगा। मैं गुलजार मियाँ के घर रहने चला गया। उसके भाई को, जिसे मैंने म्यूनसिपैलिटी में लगाया था, साथ में ले लिया। गुलजार के घर पर एक कुएं के 4 पक्के खंभे थे। उनके बंडेर पर ब्रह्मी अक्षरों में एक लेख था। खंभे को खोदकर उसे निकलवाया गया तो मेरे भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। कि वहाँ पर एक कुआं था और कुएं पर कुछ लिखा हुआ था, तो उसकी पूर्ति उन्होंने क्या कर ली, लेखक ने कर ली। यानी लेखक का देखो बच्चों, लेखक को बहुत ही मूर्तियों से इतना प्रेम था कि किसी भी प्रकार से कोई भी हथकंडा अपनाकर कैसे न कैसे वो प्राचीन वस्तुओं का संग्रह कर लिया करते थे। मैं ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में मैसूर गया। वहां मेरे परम मित्र ठाकुर गोपाल सिंह शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। मैंने सुना था कि मैसूर ताम्र मूर्तियों और तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों की मंडी है। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में क्या था, अभाव था। यानी न तो ताम्र मूर्तियां थी और न ही तालपत्र थे। जब मैं मैसूर पहुंचा तो वहां अपना काम आरंभ कर दिया, किंतु तालपत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम अधिक होने के कारण मैं उन्हें खरीद नहीं पाया। किसी ने मुझे श्रीनिवास जी के बारे में बताया कि उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह है। मैं उनके यहाँ से 400-500 रुपये की पीतल और कांस्य की मूर्तियां लेकर आया। बहुत से सिक्के भी उन्होंने मुझे दे दिए। यानी कि लेखक के मन में इतनी लालसा हुआ करती थी कि जब वो कोई अधिवेशन यानी अपने सरकारी काम भी जाते थे तो वहां पर भी उन मूर्तियों को इकट्ठा करने में लग जाते थे। तो जब उन्हें पता चला भी दक्षिण में गए हैं, वहां उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सी मूर्तियां हैं और ये प्रयाग संग्रहालय में नहीं है, तो वो खरीदने के लिए गए। लेकिन खरीदने के लिए उनमें पैसे की ज़्यादा आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्या किया, किसी से पता करते करते उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का पता चला जो सिक्कों और कांस्य पीतल की मूर्तियों का संग्रह किया करते थे। तो उन्होंने जाकर उनसे पीतल और कांस्य की मूर्तियां ली और सिक्के ले लिए। मैसूर अधिवेशन के बाद रामेश्वरम में पंडों से तालपत्र पर लिखित पुस्तकों को लेकर आए। इस तरह तालपत्र की फांस मन से निकल गई। फिर भी कौन सा टिकने वाले थे। मैसूर का अधिवेशन उन्होंने किया और उसके बाद में कहाँ चले गए, रामेश्वरम चले गए। रामेश्वरम में भी उन्होंने रोचक ढंग से यानी अपने मित्र को राजा साहब बताया और राजा साहब बताकर और कहा पंडों को भी, राजा साहब का तो पंडा वही बनेगा जो इनको तालपत्र देगा। तो ऐसे करके और उन्होंने वहाँ से भी कुछ न कुछ हासिल कर ही लिया। लगभग 2500 मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरे आदि के लिए म्यूनसिपैलिटी में स्थान कम था। अब संग्रहालय की आवश्यकता थी। इसके लिए हमने बोर्ड से अनुमति लेकर संग्रहालय निर्माण कोष बनाया और इस कोशिश से संग्रहालय का निर्माण आरंभ किया गया और उसका शिलान्यास मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से करवाया। यानी इतना सामान इकट्ठा हो गया था जिसे नगर पालिका में रखना क्या हो गया था, असंभव हो गया था। इसके लिए अलग से आवश्यकता थी भवन की और भवन बनाने के लिए पैसा नहीं था। तो इन्होंने कैसे न कैसे करके एक संग्रहालय कोष बनाया और उस कोष में जो राशि जमा हुई बच्चों, उस राशि से इन्होंने प्रयाग संग्रहालय का निर्माण करवाया और उसका उद्घाटन किसने किया, शिलान्यास किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कच्चे चिट्ठे को समाप्त करने से पहले मैं इन लोगों से क्षमा मांगता हूँ जिन्हें मैंने छला है। देखो बच्चों, कच्चा चिट्ठा इसका नाम क्यों दिया इन्होंने। कच्चा चिट्ठा कहने का मतलब इनका ये है कि मैंने किस प्रकार से कौन कौन से हथकंडे अपनाकर लोगों से जो है चीज़ें हासिल की, किन्हीं को झूठ बोलकर, किसी न किसी प्रकार से किन्हीं को कम दाम देके कैसे न कैसे हासिल की। तो ये कह रहे हैं कि कच्चा चिट्ठा, यानी मैं एकदम बिल्कुल साफ आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैंने कैसे इस संग्रहालय का निर्माण किया है। इस संग्रहालय का निर्माण राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह
जूदेव नागोद नरेश और उनके दीवान भार्गवेंद्र सिंह, मेरे स्वामी भक्त अर्दली, अर्दली का मतलब होता है मेरे मुलाजिम जगदेव के अथक प्रयास से इतना बड़ा कार्य संभव हुआ। मैं तो केवल निमित्त मात्र था। अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया। बड़ा हो जाने पर उसके लिए एक विशाल भवन बनवा दिया और उसके अभिभावक सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया और फिर मैंने संन्यास ले लिया। तो बच्चों, लेखक अंत में ये कह रहे हैं कि मैं तो इसका निमित्त मात्र था, यानी मैं कुछ करने वाला नहीं था। मुझे बहुत से लोगों ने सहयोग किया था इसके लिए, इसको बनाने के लिए, और जिन 4 लोगों ने मुख्य रूप से सहयोग किया उनके नाम जो है लेखक ने हमें बता दिए हैं। और उसके बाद में लेखक ने कहा कि जैसे अरुण जो है वो सूर्य को जन्म देता है, सूर्य, अरुण के पीछे कौन था? सूर्य ही था। वो कहते हैं कि सूर्य है तो सूर्य से क्या होती है? प्रकाश होता है, लालिमा होती है। तो वो कहते हैं ऐसे ही मैंने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उसका पालन पोषण कर दिया, और जब वो बड़ा हो गया यानी पूर्ण परिपक्व हो गया तो उसके अभिभावक किसको बना दिया, यानी उस संग्रहालय का सारा कार्यभार मैंने सतीश चंद्र जी काला को दे दिया और फिर मैंने संन्यास ले लिया। तो बच्चों, ये जो कच्चा चिट्ठा है ये बृजमोहन व्यास के इलाहाबाद संग्रहालय के निर्माण की उनकी आत्मकथा का एक छोटा सा